हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में अपनी कॉपी को कैसे लिख करके आना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने पिछले साल का एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन पेपर ले रखा है और साथ में बच्चों हमने एक कॉपी को भी ले रखा है, यानी उत्तर पुस्तिका ले रखी है, और जिसमें आप लोग को हम लिख करके बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी उत्तर पुस्तिका को कैसे भर करके आना चाहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स आए स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। देखिए स्टूडेंट, जब एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा तरीका, आपको कैसे कॉपी लिख करके आनी है बोर्ड एग्जाम में, पूरा समझ में आएगा। और बच्चों, जब इस प्रकार आप लिख करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको गारंटी देता हूं बच्चों, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो बच्चों पूरे आपके 70 में 70 नंबर बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपको मैं इतना बेस्ट मेथड आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, एक पहला क्वेश्चन खंड आ से हम लेंगे। देखिए खंड आ में क्या दे रखा होता है बच्चों, खंड आ होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे होते हैं लगभग 5। ठीक है, और जिसमें जो हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प भी दे रखा होता है। ठीक है, और जो सही विकल्प होता है बच्चों उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको समझते हैं। देखिए निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक, निर्वात की जो वैद्युशीलता होती है बच्चों हम इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अब इसका मात्रक इसने पूछा है, देखो 4 यहाँ पे यूनिट दे रखी हैं, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के पास देखने के लिए। पहला ऑप्शन है देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है बच्चों न्यूटन प्रति कुलाम, और चौथा ऑप्शन है बच्चों न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है, अभी कैसे देखते हैं जरा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने देखिए कुलाम का नियम पढ़ा होगा बच्चों, एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और होता है साथ में Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बच्चों, ये आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर होता है। अब इसी फार्मूले में बच्चों ये जो एप्सिलॉन नोट आ रहा है, ये जो एप्सिलॉन नोट आता है बच्चों, इसी को बोलते हैं बच्चों निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता। अब इसी का मात्रक हमें बताना है बच्चों, इसी फार्मूले से हम बच्चों एप्सिलॉन नोट की और वैल्यू निकालें। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बच्चों मैं निकालूंगा तो कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगी। देखिए ध्यान समझना मेरी बात को, तभी आपको क्लियर होगा कि मात्रक की मतलब इसका जो ऑप्शन मैं दूसरा बता रहा हूँ ये कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टैंड देखिए मैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू बनेगी। देखिए एप्सिलॉन नोट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये, देखिए 1/4 पाई, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बचेगा आप लोग पास, ये बचेगा देखिए Q1 Q2, यानी दोनों क्या आवेश हैं। देखिए अब देखिए मैंने Q1 और ये Q2 बचेगा, और अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, अपॉन में रहेगा आपका न्यूटन, ये जो बल है, और दूसरा रहेगा आपका बच्चों ये आर स्क्वायर रहेगा, रहेगा बच्चों आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक डिपेंड करेगा आवेशों के मात्रक पर, बल के मात्रक पर और दूरी के मात्रक पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कुलाम, कुलाम बच्चों 2 बार आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, 2 बार आ रहा है। तो देखो कुलाम की कुलाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुलाम स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो अपॉन में आ रहा है तो बल का मात्रक अपॉन में आ रहा है तो ये प्रति लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन ये आर का स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों आपका जो पहला ऑप्शन है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1 का इसका निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या बच्चों, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। तो आई होप को अच्छे समझ में आया होगा कैसे बच्चों हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इस फार्मूले से निकालते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको कॉपी में कैसे लिख करके आना है उसको समझ लीजिए। तो देखिए लिखना कैसा है, देखिए आपके देखिए प्रश्न उत्तर 1 का हम क्या पढ़ रहे थे, हम यही तो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बच्चों प्रश्न संख्या 1 का था ना, तो आपको ऐसे लिख करके आना है उत्तर 1 का। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, दूसरा ऑप्शन ठीक है। आपको लिखना होगा कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो मैंने आप लोगों को बता रखा बच्चों, देखो वही चीज मैंने लिखी है। समझ में तरीका आपको ऐसे लिख करके आना है। चलिए अब देखिए हम अब इसके सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है स्टैंड, ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में ए व बी, ये जो एक ए पॉइंट है बच्चे, एक बी पॉइंट है। ठीक है, ए व बी के बीच का आपको तुल्य धारिता बतानी है, यानी ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी बच्चों। इसका राइट ऑप्शन कितना, राइट ऑप्शन जो है बच्चों वो है इसका 4। क्या बच्चों 4। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 कैसा आया, चलिए मैं इसको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो देखिए स्टैंड अगर हम यहाँ कहीं से भी चार्ज लें
कहीं से भी अगर हम चार्ज देते हैं तो देखिए चार्ज मान लो यहाँ से हमने चार्ज दिया, यानी आवेश, चार्ज का मतलब होता है बच्चों आवेश, तो आवेश इधर से आएगा, इधर को घूमते हुए इस टाइप से जाएगा, क्योंकि बच्चों एक टर्मिनल से चार्ज आता है, दूसरे टर्मिनल के अंदर आकर के एंट्री करता है, दूसरे टर्मिनल पर पहुंचेगा। तो बच्चों ये जो आवेश है बच्चों, ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। कौन से हो गए बच्चों? ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, पहले बच्चों हम इनको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/c बराबर होता है 1/c1। तो c1 की जगह मान लो ये मैं 3 ले रहा हूँ, 1/c2 होता है, c2 की जगह वाला 3 लीजिए, 1/3, और 1/3 क्या होता है बच्चों? c3 होता है, तो ये वाला हमने 3 ले लिया। ठीक है, तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों 3 हो जाएगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो 1/c इक्वल टू कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 1/1 ऐसा मान लीजिए, क्यों ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी c बराबर कितना आ गया बच्चों? ये 1 आ गया। क्या आ गया? 1। और ये जो c आ रहा है बच्चों, ये c आ रहा है यहाँ से यहाँ अभी देखो इन दोनों के बीच का रोल नहीं आ रहा है, ये जो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, अभी मैंने इन तीनों को जोड़ा है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब ये वाला c जो 1 माइक्रोफैराड आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? और ये जो आपका जो डायग्राम में रखा है, अब ये समांतर क्रम में हो गया, और समांतर क्रम में बच्चों हम सीधा सीधा जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों हम c बराबर c1 प्लस c2 का जोड़ते हैं। c1 कौन सा रहेगा बच्चों? जो अभी हमने ये निकाला है, जो हमने ये निकालता है 1 माइक्रोफैराड, ये वाला जो निकाला था ना, इनका जो तीनों का रिजल्ट था वो आएगा 1। और c2 कौन रहेगा? जो अभी जोड़ने से रहेगा था, ये तो रह गया था, ये 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना बच्चों? 4 माइक्रोफैराड हो गया बच्चों। कितना हो गया? 4 माइक्रोफैराड हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो इस प्रकार से इसको हम निकाल के यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो दूसरे ऑप्शन का, दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब बच्चों कौन सा? तीसरा ऑप्शन ठीक है। आपको लिखना होगा उत्तर 1 का खा। देखो लिखने का तरीका समझे, देखो प्रश्न संख्या 1 थी, प्रश्न संख्या 1 थी, इसका हम खा खंड कर रहे हैं ना, उसका जवाब दे रहे हैं, तो लिखेंगे उत्तर 1 का खा। तीसरा ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है? 4 माइक्रोफैराड बच्चों, 4 माइक्रोफैराड। समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका गा क्या। देखिए गा खंड देखिए कहा गया बच्चों, देखिए एलसीआर परिपथ, एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में, ठीक है, लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर कितना होता है? इसमें जो कलांतर शून्य होता है। कलांतर कितना होता है बच्चों? शून्य। क्योंकि बच्चों जब वैद्युत अनुनाद की स्थिति आती है, ठीक है, तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं, तो सर्किट ऐसे बिहेव करता है जैसे उस सर्किट के अंदर केवल एक रेजिस्टेंस ही जुड़ा हो। और जब रेजिस्टेंस जुड़ा होता है किसी सर्किट के अंदर बच्चों, तो बी और आई का होते हैं समान कला में होते हैं, इनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं होता, अर्थात कलांतर कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए पहले का गा का उत्तर जो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? चौथा ऑप्शन आएगा, और वो आपने मैंने लिख भी रखा, देखो गा वाले का लिखा है, देखो गा शून्य, ये लिख करके आएंगे इस टाइप से। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे घाखंड वाले की। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन देखिए हम केवल उसकी बात करेंगे जो आपका राइट आंसर है। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो सबसे निकाल ना न्यूनतम आवृत्ति, ऐसी तरंग जिसकी न्यूनतम सबसे ज्यादा आवृत्ति सबसे कम हो, ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति बोला है ना, तो बच्चों वो है माइक्रो तरंग। क्या है बच्चों? माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है बच्चों वो सबसे कम होती है, यानी सबसे न्यूनतम होती है। सही मारा? और एक बात मैं आपको बताते चलूं बच्चों, जिस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी उस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। अगर तरंग दैर्घ्य के लिए सवाल ये आया होता तो माइक्रो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती, लेकिन आवृत्ति के लिए पूछा है न्यूनतम आवृत्ति, तो न्यूनतम आवृत्ति किसके बच्चों? वो माइक्रो तरंगों की होगी, यानी इसका चौथा ऑप्शन ठीक है। तो मैंने बच्चों लिखा है, देखिए उत्तर 1 का घा, चौथा ऑप्शन है माइक्रो तरंगे। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? आगे बच्चों हम बात करेंगे अड़ा वाला क्वेश्चन क्या है। किसी प्रिज्म के कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान आपस में क्यों बराबर हो? क्योंकि विचलन कोण बच्चों ये डेल्टा एम होता है, ठीक है, और ये जो होता है प्रिज्म का कोण होता है। अगर ये आपस में बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है बच्चों वो ये होता है, म्यू बराबर होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन a/2। ठीक है बच्चे, इस फार्मूले में जब इस फार्मूले में आप डेल्टा एम बराबर ए पोर्ट करोगे, ठीक है, तो आपको फाइनली म्यू का जो वैल्यू आएगा बच्चों क्या आएगा? वो 2 cos a/2 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 cos a/2 आएगा, यानी इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन ठीक है। तो मैंने बच्चों वही लिखा, देखो एक काढ़ा क्या लिखा है? 2 cos a/2। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा? अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके समझते हैं इस चीज को। जर्मेनियम को, ठीक है, जर्मेनियम को पी टाइप इस अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जर्मेनियम का एक क्या शुद्ध अर्धचालक है, ये बच्चों ये होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का शुद्ध अर्धचालक होते हैं। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बच्चों में प्लस 3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं। इसमें प्लस 3 संयोजकता किसकी होती है? नाइट्रोजन, सॉरी एल्यूमिनियम की होती है। किसकी होती है बच्चों? एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 13 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2, 8, 3, तो इसकी बातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। तो पी टाइप के लिए पूछा जाए तो प्लस 3 संयोजकता मिलाते हैं। अगर एन टाइप पूछा जाता तो बच्चों फॉस्फोरस आंसर ठीक होता। पी टाइप का पूछा है, ठीक है, पी टाइप के लिए तो एल्यूमिनियम ठीक है, यानी इसका जो आंसर है बच्चों एल्यूमिनियम ठीक है। और बच्चों आपसे एन टाइप के लिए पूछा जाए,
एन टाइप के लिए क्या होता है बच्चों, हम एन टाइप बनाते हैं तो +5 संयोजकता आप द्रव्य परमाणु बनाते हैं बच्चों, किसको मिलाते हैं, +5 संयोजकता का मिलाते हैं, जैसे हम फास्फोरस का यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते थे। लेकिन पी टाइप के लिए पूछा है, इसके लिए एल्यूमिनियम ठीक होगा। समझ में आई आप लोग को मेरी बात। तो देखो बच्चों मैंने वही लिख रखा है, इसका नंबर देखिए, उत्तर एक कच्चा एल्यूमिनियम के लिए बच्चों, एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये बच्चों ये थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। देखो आपको ऐसे ही लिख करके आना होता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, है ना, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। और देखो बच्चों जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, देखिए आगे देखिए समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखिए। अब ये इंग्लिश में आ गया, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इंग्लिश में, लेकिन हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम में समझेंगे। चलिए इधर देखिए, खंड बा शुरू हो गया। ठीक है, अति लघु प्रश्न इसके अंदर आएंगे। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वायु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। यानी समतल अचालक प्लेट होती है अनंत विस्तार वाली, आपके फर्स्ट लेसन में ही है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा ये, उसकी तीव्रता का व्यंजक लिखना है। तो देखिए बिल्कुल ले देंगे। मैं देखिए यहाँ से खंड मैंने ऐड डाल दिया, खंड बा अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, आपको बच्चों ऐसे ही करके आना, अगर आप चाहते हैं तो मैं एग्जाम में आपको 70 में 70 नंबर मिले फिजिक्स के अंदर। तो ठीक है, तो खंड बा स्टार्ट हो गया। पहले का देखो उत्तर देखना, दूसरे का, दूसरे का देखो है ना, दूसरे का। ठीक है, वही मैंने लिखा उत्तर दूसरे का। प्रश्न बिल्कुल ना लिखें, जो आंसर है वो आपको लिखना होता है। देखिए मैंने लिखा अनंत विस्तार वाली समतल अचालक प्लेट के समीप वायु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहा है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये व्यंजक आपको लिख करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। इन्हें कहा है कि संभारिक, संभारिक का क्या अर्थ है, संभारिक का अर्थ समझाइए। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा है, देखिए आपको कैसे लिख करके आना है चीज को भी। देखिए लिखा है, डेफिनेशन है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो बच्चों, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या जो A होती है वो क्या होती है, समान होती है। क्या कहते हैं, संभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए मान लीजिए कोई एटम है X। ठीक है, ये जो बच्चों ये एटॉमिक नंबर होता है Z होता है, ये जो होती है बच्चों इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु भार होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो संभारिक के लिए बच्चों ऊपर का नंबर सेम होना चाहिए, ऊपर का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, और नीचे का नंबर क्या होना चाहिए, भाई अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे एटम जो कहलाते हैं बच्चों ये संभारिक कहलाते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल समझिए, देखो 1s3 2h3, तो देखो ऊपर का नंबर सेम है ना, समभारिक मतलब समान भार, यानी इनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल डी इसका है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, कार्बन 14 का और नाइट्रोजन 14 का समझ लीजिए। देखो नीचे का नंबर तो अलग अलग है लेकिन ऊपर का नंबर सेम है। तो यही कहा गया है इसके अंदर कि जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होनी, समान होनी चाहिए। तो जो परमाणु क्रमांक है जो Z नीचे वाला वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है, इस पर समझिए। देखिए दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम आपको दे रखा है। चलिए मैं इस चीज को आपको समझा रहा हूँ, इसका जवाब कैसे देंगे। चलिए मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज को। देखिए डायग्राम आपके सामने है, वही डायग्राम था जो अभी मैंने क्वेश्चन में पढ़ा। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन का झलक दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसमें आपको निरोधी विभव यानी V0 और इसकी किसके लिए पढ़ते हैं, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति जो न्यू आपको दे रखी है, और निरोधी विभव यानी जो V0 आपका दे रखा है, ये इसके बीच में इसका ढाल बताना है। ठीक है, ढाल कितना आएगा, प्रबलता कितनी आएगी वो बतानी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखिए आपको समझा रहा हूँ कैसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चे इस चीज का। देखिए ये होती है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E के बराबर होता है H nu माइनस फाइव। फाइव का होता है बच्चों किसी धातु का वर्क फंक्शन होता है, कार्यफलन होता है। ठीक है, अच्छा E क्या होता है बच्चों, E के को हम लिखते हैं EV0 का लिखते हैं बच्चों, EV0 गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। ठीक है, जब V0 क्या बच्चों इसका निरोधी विभव है। ठीक है, अच्छा V0 की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो E है बच्चों कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, और जो न्यू चल जाता बच्चों वो ये चल जाता, ये समीकरण मुझे मिली। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए इसकी तुलना करते हैं y बराबर mx प्लस c से, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, अब y x पे क्या देखो, y x ये y x होता है। ठीक है, और ये होता है x x। तो y x पे कौन है बच्चों, V0 है। देखो बिल्कुल V0 मिल रहा है मुझे। ठीक है, और x x पे कौन है, आवृत्ति है बच्चों। देखो आवृत्ति मिल रही है। ठीक है, अब बच्चों ये जो m देख रहे हैं यही प्रबलता होती है, यही ढलान होता है। अब इसकी तुलना करके देखो तो m का मान कितना आ रहा है, h/e आ रहा है। m का मान देखो x का तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ये x x हो गया, ये y x हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों m की कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, h/e आ रहा है। तो यही तो ढलान होता है, यही तो tan थीटा, और tan थीटा भी बच्चों इसको लिखते हैं, इसको tan थीटा भी लिखते हैं h/e। ये इसका जवाब हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा देखिए, अतः निरोधी विभव कितना होगा बच्चों, m बराबर कितना होगा h/e। m को बच्चों हम tan थीटा भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आज को समझ में आया होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। देखिए पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं इधर। ये कहा देखिए,
दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा देनी है। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर क्या है, धारा का मात्रक है, उसकी परिभाषा लिखनी है। बिल्कुल लिखेंगे, देखिए 2 का घा, ये सवाल चल पड़ेगा। तो देखो मैंने वही लिखा है, उत्तर 2 का घा, प्रश्न 2 का घा खंड है। ठीक है, देखो दो समांतर तारों के लगने वाला, तारों के बीच ऐसे लिखेंगे, तारों के बीच लगने वाला बल होता है F इजिकल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R होता है, जहाँ I1 I2 दोनों तारों में धारा है। मतलब अगर ये दो तार है, मान लो एक ये है और एक बच्चों ये है, समझ में आ रही है, उनके बीच की दूरी कितनी बच्चों R है। मान लीजिए इसमें I1 करंट बह रहा है और इसमें I2 करंट बह रहा है। ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है बच्चों, इस फार्मूले से इसको प्राप्त करती है, इस व्यंजक को। अब बच्चे इस फार्मूले में I1 को हम बन ले लें, I2 को बन ले लें और R को बन ले लें, तो ये सब बन जब लिखेंगे तो देखो मैंने वही लिखा है, कंडीशन ये आ रही है I1 I2 1 और R1 बराबर 1 मीटर, यानी इसको भी मैंने कितने मीटर रख दिया, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। इनके अंदर धाराएं में कितनी लें बच्चों, हमें 1 एम्पीयर ली। ठीक है, उस कंडीशन में क्या आएगा, F इजिकल टू म्यू 0/2 पाई आएगा, क्योंकि बच्चों ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा बन से। ठीक है, और यह बच्चों हम इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 2 × 10⁻⁷ होती है। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहीं इसको आपको डायरेक्शन लिख कर आनी है। क्या लिख कर आना है, अतः 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे दो समांतर तारों की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर सके, जबकि दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी बच्चों, 1 मीटर हो। तो ये आपको लिख करके आना होता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो जब इतना लिख करके आएंगे तो बच्चों आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बात तो अलग है कि 1 नंबर में थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया गया, लेकिन पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत से क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे भी मिलेंगे कि क्वेश्चन बड़ा होगा, मतलब अंक ज़्यादा होंगे, उसके अंदर बहुत थोड़ा लिखने को आएगा। ठीक है, तो बराबर जरा वीडियो लेक्चर में बने रहिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, ये है अड़ा 2 का अड़ा पार्ट है बच्चों। विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लगभग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है। देखिए विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है, जो ई होती है बच्चों, होता है λ/sin थीटा होती है। अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो बच्चों हम इसको ई बराबर λ/थीटा भी लिख सकते हैं, जहाँ ई जो है ना यही रेखा क्षेत्र की चौड़ाई है। फार्मूला याद रहेगा आप लोग को, ई बराबर क्या होता है बच्चों, λ/थीटा होता है, जहाँ थीटा होता है बच्चों कोणीय चौड़ाई। अच्छा बच्चों आगे हम बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये चाखंड। देखिए ये चाखंड है बच्चों, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा बहुत आसान है। देखिए क्या परिभाषा, देखिए ये है क्वेश्चन आंसर पढ़िए। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, के अनुगमन वेग को कहते हैं गतिशीलता, कहते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को हम गतिशीलता कहते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला पूछा नहीं गया, नहीं तो इसका फार्मूला बच्चों ये होता है, म्यू बराबर होता है आपका BD/E होता है, BD/E होता है। और जहाँ ई का मान अगर हम बन लें, ई का मान कितना बच्चों 1 न्यूटन प्रति कूलम लें, तो देखो म्यू का आ जाएगा, BD का आ जाएगा, वही परिभाषा यहाँ पे बनी हुई है। चलिए अब यहाँ से बच्चों ये वाला खंड समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगला खंड आएगा बच्चों, आपका आएगा खंड सा। क्या रहा बच्चों, खंड सा आ रहा है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देख खंड सा के अंदर बच्चों आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, जो 2 नंबर का है। क्या देखिए, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व का मान बताना है। रेखीय आवेश घनत्व बच्चों लैम्डा होता है, लैम्डा का मान आपको बताना है। चलिए सॉल्यूशन को समझ रहे हैं इसके। ठीक है, तो देखिए मैंने वही लिखा है। देखिए यहाँ से खंड सा शुरू हो रहा है और खंड सा का देखिए जो न्यूमेरिकल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसी का देखिए हम जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रही है, वही देखिए। ठीक है, अब देखिए अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर, ये आर का मान आपको दे रखा है, इतना क्या है देखो न्यूटन प्रति कूलम, क्या वैद्युत क्षेत्र ई का मान दे रखा है, लैम्डा आपको बताना है। क्या सोल्व करेंगे, आर का मान 2 मीटर दे रखा है, ई का मान 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है, लैम्डा आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए फार्मूला क्या होता है इस कंडीशन के लिए, ई बराबर होता है 1/4πε2 λ/r होता है, जहाँ पर 1/4πε2 का जो मान होता है बच्चों वो 9 × 10⁹ होता है, ये आपको पता होगा। और 2 λ/r बच्चों आपका ये रहा। यहाँ से जब बच्चों लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कंडीशन बनेगी E × R अपॉन में 9 × 10⁹ और साथ में जो 2 चल रहा था ना वाला 2 भी आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखकर जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, ठीक है, तो इसको करना बड़ा आसान है। देखो आराम से हो जाएगा ये सवाल। देखो 2 से 2 कट हो जाएगा और 9 से काटोगे तो 9×5 = 45 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा, इसलिए इसका मात्रा हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, क्योंकि लैम्डा इजिकल टू होता है बच्चों आपका Q/L होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए आवेश घनत्व, ठीक है, Q का मात्रा होता है कूलम, तो कूलम आ गया, L का तो मीटर। समझ में आ रहा आप लोग को, मैं L कोई लेंथ है। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का खा।
तीन का खा बच्चों दिखाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो तरंगदैर्घ्य है इसके फोटोन के द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। हमें प्रूव करना है, एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कैसे प्रूव करते हैं ना, देखिए अच्छे से याद कर लें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, हो सकता है कि इस साल भी आपको लोगों को देखने मिल जाए। ये देखिए इधर स्क्रीन पर देखिए ये, तो देखिए मैंने क्या लिखा है इसका जवाब, इसी क्वेश्चन का जवाब लिख रहा हूँ। देखिए जो आपको दे रखा था, देखिए क्या, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है बच्चों, वो होती है लैम्डा इजिकल टू सी अपॉन न्यू होती है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। अगर हम फोटोन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य देखें उसको हमने लैम्डा डैश से लिखा है, होती है बच्चों एच अपॉन पी होती है, एच अपॉन पी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब पी बराबर हम जानते हैं संवेग जो होता है बच्चों कहता है एच न्यू अपॉन सी के बराबर होता है, एच न्यू अपॉन सी के बराबर होता है। अब पी की जगह हम बच्चों हम एच न्यू अपॉन सी जब लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ एच एच तो कैंसिल हो जाएगा और ये सी प्लेट के बच्चों ऊपर पहुंच जाएगा, यानी आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। और ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, और जो किसके बराबर बच्चों लैम्डा के बराबर है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, पर जितना आपको करना होता है देखिए 2 नंबर मिल जाते हैं, कितने आसान ये 2 नंबर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर गा की। क्वेश्चन नंबर है हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव, आपको देखो आयनन विभव के बारे में बताना है। प्रथम उत्तेजन विभव, यानी 2 बातें इसके अंदर बताइए, उसके लिए आपको बच्चों 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर बच्चों, 2 नंबर मिलेंगे। चलिए बहुत आसान डेफिनेशन दोनों की मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या लिख करके आना है इसके जवाब में, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव क्या, देखिए वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके जिससे परमाणु क्या हो, आयनित हो जाए, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कहलाता है, ठीक है। बस आपको इतनी डेफिनेशन इसके अंदर लिख करके आनी होती है। अच्छा फिर आगे देखिए आपसे पूछा है हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव पूछा है, तो उत्तेजन विभव की परिभाषा क्या, देखिए थोड़ा सी अंतर आएगा, ठीक है। वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को उत्तेजित कर सके। क्या करता है, उत्तेजित। देखो यहाँ शब्द क्या है, यहाँ उत्तेजित करना आ रहा है और यहाँ पर आयनित करना आ रहा है, बस 2 शब्दों का अंतर याद कर लो, दोनों परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। उत्तेजित कर सके, हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे, देखिए आगे क्या, देखिए भंवर धाराएं क्या है, घा खंड है इसका, भंवर धाराएं यानी ईडी करंट के बारे में आपसे पूछेगा, ईडी करंट क्या होता है। चलिए देखो उसका जवाब कैसे देंगे आप लोग, तो देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं ये, देखिए। और ये देखो 2 नंबर में एक छोटी सी डेफिनेशन आई है कुल, देखो ये भंवर धाराएं आ गई ना, तीसरे का घा का उत्तर आ गया ना। क्या, देखिए जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं। बस इतना सा देखिए। अब देखिए इसके अंदर 2 नंबर आपको मिलेंगे, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आप लोग देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। लेकिन इसकी डेफिनेशन कितनी छोटी सी पूछी गई है। तो कुछ क्वेश्चन बच्चे ऐसे होते हैं जो नंबर ज़्यादा होते हैं लेकिन हमें थ्योरिकल बहुत कम लिखना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं नंबर तो कम होते हैं लेकिन उसके लिए जवाब में आपको ज़्यादा बातें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सभी तरह का पेपर होता है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिए यहाँ से खंड शुरू है बच्चों, आपका खंड दा शुरू हो रहा है, खंड दा, ठीक है। कुल मिलाकर इसके बच्चों 5 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं, 5 खंड, ठीक है। अब ये दा खंड शुरू हो रहा है, दा खंड मतलब ये वाला खंड शुरू हो रहा है बच्चों, ठीक है। अच्छा आइए देखिए क्या क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। 4 का खंड दा शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए आंख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचना। देखो किरण आरेख खींचना, ये नहीं पूछा है कि दूरदर्शी क्या होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, संरचना कैसी, केवल इसने किरण आरेख खिंचवाया है। और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र बताना है। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बच्चे करते क्या है, उसको अगर ये जब खगोलीय दूरदर्शी अगर बच्चे देख लेते हैं तो डायग्राम भी बनाएंगे, उसका ये क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, प्रतिबिंब कैसा वो भी बताएंगे, लेकिन वो चीज़ उसने पूछी ही नहीं है। आपसे जो पूछा जाए एग्जाम में आपको वही लेकर के आना है, केवल प्रतिबिंब का उन्हें किरण आरेख खिंचवा रहा वो आपको बताना है, उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र बताना है, जिसके लिए आपको बच्चों 3 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए वो मैंने देखो किरण आरेख खींच करके दिखाया, ये खगोलीय दूरदर्शी का डायग्राम है, ये अभिदर्शक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, केवल किरण आरेख खिंचवा दो, मैंने किरण आरेख खींच करके दिखा दिया, ठीक है। वस्तु कहाँ बच्चों अनंत पर है। अब देखो इसकी आवर्धन क्षमता 2 सूत्रों से आती है। पहली आवर्धन क्षमता जब होती है जब प्रतिबिंब कहाँ हो बच्चों अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब कहाँ हो बच्चों अनंत पर हो, ठीक है। अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो एम है बच्चों आवर्धन क्षमता, ये होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ बच्चों अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और एफ ई बच्चों नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। और जब प्रतिबिंब बच्चों कहाँ हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। मतलब देखो ये चीज रिपीट हो रही है और साथ में होता है 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, जहाँ डी है बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये आपको लिखना होता है, बस ये सवाल देखो 3 नंबर का सवाल है, इतना सवाल 3 नंबर का, ज़्यादा नहीं। आपको देखो क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है वही करना होता है। इसमें ये नहीं पूछा था खगोलीय दर्शी क्या है, इसकी संरचना बताइए, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो नहीं पूछा, केवल उन्होंने प्रतिबिंब का किरण आरेख पूछा। तो देखो हमने वही खींच करके दिखाया। और इन्हें क्या पूछा साथ में, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र पूछा था, तो मैंने आवर्धन क्षमता के दोनों सूत्र आपको बता दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। चलिए, तो जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार फिर से कहूंगा बच्चों कि प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर खा पढ़ते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर खा, 4 का खा पार्ट क्या है देखिए। पहले हम क्वेश्चन पेपर से समझते हैं। क्वेश्चन पेपर से खा कार्ड, देखो ये खा कार्ड, ठीक है। खा कार्ड में बच्चों क्या है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र की एक समीकरण दे रखी है। देखो दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आप लोगों को बच्चों दे रखा है ये, ठीक है। इस समीकरण से हमसे एक बात ये पूछी है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा पूछा है। दूसरी बात पूछी बच्चों दोलनीय चुंबकीय तरंग, दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बच्चों वी नोट होता है वो पूछा है, और तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा होती है ये पूछी है। और क्या होता है दोलनीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम आपको यानी ई नोट पूछा है, क्या बच्चों ई नोट पूछा है। तो ये 3 बातें बच्चों इसके अंदर पूछी गई हैं। तो बड़ा आसानी सवाल है, चलो इसको सॉल्यूशन समझते हैं। तो देखिए जो समीकरण क्वेश्चन में रखा था वो हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग का जो समीकरण होता है बच्चों वो ये होता है बी वाई इजिकल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है इतना समीकरण, ठीक है। जब इससे हम इसकी तुलना करेंगे इस पर की समीकरण की, तो देखो बी नॉट का मान बच्चों आपको लोगों को ये मिल जाएगा, बी नॉट का मान ये आ गया, साइन ये साइन है, देखो टी की जगह भी टी है, लेकिन ओमेगा का मान कितना बच्चों, ओमेगा का मान ये है, ठीक है, 2 × 10⁻11 है, ये आ गया। अच्छा देखो एक्स का तो एक्स है, लेकिन के की जगह कितना बच्चों 300 पाई, के की जगह कितना बच्चों 300 पाई, तो 300 पाई बच्चों आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब पहले हमने तरंग क्या पूछी है, पहले पूछी मैंने तरंग दैर्घ्य, क्या पूछी है तरंग दैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों वो होती है लैम्डा इक्वल टू 2π/k, लैम्डा इक्वल टू 2π/k। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसे रहेगा 2π। अब के का मान तो मुझे पता था, के का मान कितना है, देखो समीकरण से मैंने देखा था अभी तुलना करके, तो के का मान मुझे कितना मिल रहा था, और 300 पाई मिला था, तो मैंने यहाँ के 300 पाई लिखा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब 2/300 बचा, इनको जब आपस में काटेंगे 2 × 2 और ये 150 बार कट जाएगा, 150 बार, तो 1/150 आ गया। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई, ठीक है। आगे आपसे पूछा था, दूसरे ऑप्शन में बच्चा आपसे पूछा था दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, बी नॉट का मान क्या है। तो बी नॉट का मान तो देखो कंपेयर करके मिल गया था, निकालने की जरूरत भी नहीं थी। समझ में आ रहा है, समीकरण से देखो सेम सेम देख के मिल गया था मुझे बी नॉट, ठीक है। तो बच्चों मैंने बस एज इट इज कॉपी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा देखिए इसके अंदर, आपसे पूछा बच्चों दोलनीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, दोलनीय वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है, नहीं ई नोट पूछा। तो ई नोट निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों, देखिए सूत्र ये होता है बच्चों सी इक्वल टू होता है बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा ई नोट अपॉन वी नोट होता है। बस इसी फार्मूले से आपके निकलना है, ई नोट निकालना है तो ई नोट निकालेंगे बी नोट अपॉन सी इंटू सी हो जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई करा दिए, बिल्कुल आंसर आपके सामने आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। 8 पावर से 6 पावर कट जाएगी तो 2 पावर रह जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सवाल था देखिए, और ये आपको 3 नंबर में निकालना था। चलिए बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके गाखंड की। गाखंड क्या देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है, ठीक है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल करेंगे इस चीज़ की गणना। तो देखिए हम लगाते हैं इसका, देखिए सोल्यूशन ये न्यूमेरिकल है, आपको कैसे सोल्व करना है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर आ गया, तो देखिए आपको रेडियस दे रखी थी, बच्चों ये दे रखी थी, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब बच्चों पहले आपको करंट निकालना होता है, क्या निकालना, देखो चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है बच्चों NI होता है, क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है तो वो एक धारावाही लूप की भांति कार्य करता है। तो लूप के लिए जो होता है बच्चों N का मान कितना होता है 1 होता है लूप के लिए, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब वो जो इस टाइप से घूम रहा है तो 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर मार रहा है बच्चों, वो 10 की, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, 1 सेकंड के अंदर बच्चों कितने साइकिल पूरी हो रही है इसकी, 10⁻17 साइकिल पूरी हो रही है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। अच्छा तो देखिए वही मैंने लिखा है इसके अंदर, तो देखिए 10⁻17 कहाँ गया भाई, 10⁻17 ये है, देखो ये रखा है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें क्या था ना, तुम्हें बताना था बच्चों, देखिए यहाँ एन का ये हो गया, आई का मान हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, और यहाँ पर 10 ये केवल 10⁻17 बच्चों, कितनी 10⁻17, ये 5 नहीं है इसके अंदर, 10 की पावर कितनी है 17, 10⁻17, ठीक है। तो ये वैल्यू तो बच्चों आपकी ऐसी रह जाएगी, ठीक है। जब वैल्यू आपकी ऐसे रह जाएगी तो ये 1.6 और 19 से 17 घात कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आई का मान आएगा आपका, आई का जो मान आएगा वो आएगा 1.6 × 10 की पावर 19 में 17 कम करेंगे क्योंकि पावर प्लस की थी, तो 19 में से 17 कम करेंगे तो 2 बचेगी, माइनस कितनी बची 2 बचेगी, तो ये आई का मान बचे, कितना बचे आई का मान है, ठीक है। तो आई का मान जो रखेंगे हम, ये रखेंगे 1.6 × 10 की पावर -2, बस यहाँ पर थोड़ा आपको माफ कीजिए थोड़ी गलती हुई, 1.6 × 10 की पावर -2 रहेगा,
समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और ये क्या है, ए है पाई आर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल है वृत्त का, ठीक है। पाई का मान देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको ठीक करनी पड़ी, 1.6 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर भी थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई जो करा के आएंगे उसका फाइनली आंसर बच्चों आ जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था। चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे इसके घाखंड की। घाखंड क्या देखिए, घाखंड बच्चों आप लोग को दे रखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत r दूरी पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, चीज़ को कैसे निकालेंगे देखिए। तो देखिए हमें करना है क्या, देखिए डायग्राम सोल्यूशन इसके सामने है, ठीक है। ये देखिए हेडलाइन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिए। देखो ए बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पे बच्चों प्लस की आवेश, बी पे है माइनस की आवेश, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है बच्चों कितनी होती है, वो 12 होती है। कितनी होती है, वो 12 होती है, ठीक है। अब इसको 12 को बांटेंगे आधा आधा, देखो ए का इधर आ जाएगा, ओ से ए तक, ओ हो जाएगा एक हो जाएगा, ओ से बी तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अक्ष पर बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, यानी अक्ष के किसी बिंदु पर, तो मान लो इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पे क्या बच्चों कोई बिंदु P है, जहाँ हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस वाले आवेश से इसकी जो दूरी है बच्चों r-l है, और जबकि माइनस आवेश से P की जो दूरी बच्चों क्या r+l है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी लैंग्वेज है बच्चों, और ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है। ये आपने पहले लेसन में रीड किया भी होगा इस चीज़ को, और ये मैं आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बारीकी से पढ़ते रहेंगे तो बच्चों थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इसका हम सोल्यूशन करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ये देखिए, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ तक चलने के बाद इसका जो फाइनली आंसर है वो कहाँ आ रहा है बच्चों को, फाइनली आंसर इसका यहाँ पर मिलेगा। यानी वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है, E = 1/4πε2P/r³ के बराबर होती है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का अड़ा पार्ट है उसको देखते हैं, लास्ट वाला क्या देखिए, इधर का ये क्या देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, परिपथ का आरेख बनाइए। तो आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त लिखिए। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो इसने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ बनाना है और इसके संतुलन की शर्त बतानी है, शर्त ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करके दिखाएंगे चीज को। तो देखिए इसकी स्क्रीन पर देखिए आप, देखिए यह है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं, P Q R है, 4 प्रतिरोध है, ठीक है। इसके बीच में क्या बच्चे गैल्वेनोमीटर है, ये कुंजी K2 लगी हुई है। सर्किट को करंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ये E, ठीक है। यहाँ पे कुंजी K1 है, कुंजी K1 है, कुंजी K2 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड मैंने डायग्राम बना दिया, इन्हें डायग्राम के लिए बोला था ना कि क्या करना है, देखिए इसके अंदर परिपथ खींचिए, परिपथ बनाइए। तो परिपथ तो बना दिया, फिर इसने कहा है कि इसके संतुलन की शर्त बताइए। तो देखिए संतुलन की जो शर्त आती है वो आती है बच्चों किरचॉफ के नियम से। किससे आती है बच्चों, किरचॉफ के नियम से आती है, ठीक है। इसके अंदर 2 पॉज बने हुए हैं, ABDA, ठीक है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे बंद पॉज ABDA में, ABDA में, यानी यहाँ से चल रहा है तो हमें इसी दिशा में चलना होगा। अब देखिए जब इस ब्रांच में जब चलेंगे बच्चों हमें, क्यों करंट तो यहाँ से सप्लाई हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है I, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा I1 और I2 बटेगा। तो I1 ये जो P है बच्चों, ये P रेजिस्टेंस है, क्या ये प्रतिरोध है। तो I1 का जो संगत प्रतिरोध है क्या वो P है, तो ये I1P हो गया। अब देखो जैसे घूम के हम बच्चों इधर को आएंगे तो करंट इधर से आ रहा है, करंट इधर से, धाराएं देखो एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों आपका I2 × R, इसका संगत प्रतिरोध है बच्चों, I2 का संगत प्रतिरोध क्या है, R है। I1 का संगत प्रतिरोध P था और I2 का R है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। अब इसी वैल्यू को बच्चों में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, इसको समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। आगे देखिए अब ये बंद पॉज वाले में देखिए, बंद पॉज ABDCB में, यानी इस वाले पॉज पर हम चलेंगे, ठीक है, BCDB में चल रहे हैं। तो देखिए फिर से देखो I1 संगत प्रतिरोध क्या Q है, देखो I1 Q हो गया। अब देखिए एक करंट तो इधर से आ रहा है और ये करंट इधर से, तो ये दो एक दूसरे का अपोजिट हो गए, इसलिए फिर क्या आएगा, देखो माइनस का साइन आएगा, क्या बच्चों माइनस साइन आएगा। और I2 का जो संगत प्रतिरोध है क्या बच्चों, S है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी बच्चों, हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, आपस में क्या बच्चों हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका फाइनली आंसर बच्चों ये आएगा। और यही बच्चों आपको प्रूव करने दिया था, यही इसका सिद्धांत होता है। जब सेतु संतुलित होता है बच्चों, ठीक है, तो कुंजी K2 लगाने पर इस वाली ब्रांच में कोई भी धारा नहीं बहती है। जितना करंट बच्चों इधर से आएगा उतना करंट इधर चला जाएगा, और जितना करंट बच्चों इधर से आएगा उतना करंट इधर चला जाएगा। इस प्रकार से ये सर्किट बच्चों पूरा हो जाएगा। तो सेतु संतुलित बच्चों जब होता है जब V और D के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाता है।
और जब पोटेंशियल बीओडी के बीच का बराबर होगा तो इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आएगा और धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आज ये सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बच्चों हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लेक्चर पहले ऑलरेडी आधे घंटे से प्लस में हो चुका है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए वीडियो आपको तरीका अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बच्चों देखिए इसी प्रकार से आप बच्चों अपनी कॉपी में लिख करके आएँ। और बच्चों देखिए आप ऐसा लिख करके आते हैं तो आपको बच्चों एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से विशेष रूप से यही है कि ऐसे ही नियम फॉलो करें और उम्मीद करता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।